बच्चे अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके पास बेशुमार मौके मौजूद होते हैं कि वो स्कॉलरशिप्स को अवेल और अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बाहर जाते हैं तो हम जब ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा 1 रुपया ना लगे और हम डिग्री भी ले आए, हम सेटल भी हो जाए। स्कॉलरशिप ये यूनाइटेड स्टेट्स का स्कॉलरशिप है और ये फुली फंडेड है। इसी तरह के 2-3 और स्कॉलरशिप्स भी हैं, जैसे चीवनिंग है, वो यूके का जो है वो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है। इसी तरह से चीवनिंग के अलावा आपको हंगरी में स्टाइपेंडियम मिल जाता है, स्टाइपेंडियम हैंग्रिकम थ्रू एचईसी ऑफर कि 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उन्होंने रखा हुआ है। इसी तरह से हंगरी आपको 1 ईयर का जॉब सर्च वीजा दे देता है। तो अगर तो वो ये कंट्रीज चाहें कि आप सेटल ही ना हो वहां पे, तो ये ऑप्शंस कभी भी ना। फिर रिसर्च पब्लिकेशंस पे काम करना होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कितनी पब्लिकेशंस आई हैं। एजुफॉक्स ट्रू हॉलीडेज, बिलाल असलम साहब, एक प्रोग्राम आप पहले भी देख चुके हैं। उस प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन बिलाल ने दी थी, वो थी तारकीन वतन के मुताबिक। लेकिन आज का खास तौर पर जो प्रोग्राम है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो समझते हैं कि उन्होंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली है, बाहर जाना चाहते हैं मजीद पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं। बिलाल भाई से हमने ये पूछना है, बिलाल भाई, बच्चा जिसने यहाँ पे वो समझता है कि उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, आगे पढ़ने के लिए वो बाहर जाना चाहता है, उसे पता चलता है कि बाहर उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसमें एक ब्राइट स्कॉलरशिप का नाम आता है, कहीं वो पढ़ता है फुल फंडेड स्कॉलरशिप। ये बताइए ये कौन सी स्कॉलरशिप होती है? अच्छा, बेसिकली जो हमारे बच्चे अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके पास बेशुमार मौके मौजूद होते हैं कि वो स्कॉलरशिप्स को अवेल और अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे आपने एक नाम लिया फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, ये यूनाइटेड स्टेट्स का स्कॉलरशिप है और ये फुली फंडेड है। इसी तरह के 2-3 और स्कॉलरशिप्स भी हैं, जैसे चीवनिंग है, वो यूके का जो है वो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है। इसी तरह से चीवनिंग के अलावा आपको हंगरी में स्टाइपेंडियम मिल जाता है, स्टाइपेंडियम हैंग्रिकम थ्रू एचईसी ऑफर हो रहा होता है। अब फुली फंडेड का मतलब ये होता है कि आपका एंड टू एंड कंप्लीट एक्सपेंस इंक्लूडिंग योर यूनिवर्सिटी फी, आपकी जो एयर फेयर है, प्लस आपके जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग है, ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो स्कॉलरशिप अवार्डिंग बॉडी बेयर कर रही होती है। तो उस लिहाज से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है जाने के लिए कि आपको खुद से कुछ पैसे नहीं खर्चने पड़ते। तो अगर किसी के पास बजट कम है तो वो भी इसको। अच्छा, फिर बड़ी जबरदस्त बात बता दी आपने। अब इसकी आ गई एलिजिबिलिटी, कौन सा स्टूडेंट है जो जिसको अप्लाई करना चाहिए, यानी कोई क्राइटेरिया, कोई मेरिट तो होता होगा? जी हाँ। अच्छा, इसमें यह है कि सबसे पहले तो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूजुअली ये स्कॉलरशिप्स मास्टर्स लेवल पे ऑफर होती हैं, जैसे चीवनिंग स्कॉलरशिप है या फुल ब्राइट है। तो इसमें आपको 4 इयर्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। दिस इज वन वे। उसके अलावा ये कि अगर 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री नहीं है, कई हमारे लोग हैं जो पहले आपको याद होगा कि 2 साल का होता था, बिल्कुल बैचलर्स 2 साल की ग्रेजुएशन होती थी, तो उनको 2+2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि 2 इयर्स का बैचलर्स होना चाहिए और 2 इयर्स का मास्टर्स होना चाहिए। 16 साल जो एजुकेशन के हैं, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए इसके लिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। अच्छा, उसके बाद फिर अब आ जाते हैं मार्क्स वगैरह पे या बाकी में। इसमें आपका प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे चीवनिंग स्कॉलरशिप है, हम उसकी बात करते हैं कि वो टारगेट करता है फ्यूचर लीडर्स को, और वो आपको इवेलुएट करता है आपकी लीडरशिप स्किल्स के ऊपर कि आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या हैं। अब अगर तो ग्रेड्स आपके बहुत अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन आपकी कोई वॉलंटियरिंग है, कोई एक्टिविटीज आपने की हैं जिसका इम्पैक्ट अच्छा आया है, तो आप उसको वो शो कर सकते हैं। आपका सोशल नेटवर्क कितना है ये आप बता सकते हैं। तो बेस्ड ऑन योर लीडरशिप स्किल्स, उस पर ये डिसाइड करते हैं कि आपको लेकर जाना है। इस तरह से बाकी आपकी चीजें, एकेडमिक ग्रेड्स हमेशा दे आर लाइक बेनिफिशियल, उसका फायदा होता है। ठीक हो गया। सवाल बड़ा जरूरी, स्कॉलरशिप अनाउंस होगी, पढ़ लिया एक स्टूडेंट ने, उसने भले बीएस ऑनर किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है, अब उसने अप्रोच करना है उस यूनिवर्सिटी में, तो उसका जो प्रोसीजर है A to Z आपने बताना है ताकि बिल्कुल मेंटली स्टूडेंट क्लियर हो जाए। जी। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम चीवनिंग की बात कर लेते हैं, जो यूके का स्कॉलरशिप है। अगर आपने उसके लिए अप्लाई करना है या बाकी स्कॉलरशिप्स में भी, तो सबसे पहले तो आपको अपना एडमिशन सिक्योर करना होता है।
लाइक आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम के हवाले से बात कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह के ऑफर लेटर्स आते हैं। कई दफा यूनिवर्सिटीज कंडीशनल ऑफर लेटर देती हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर में ये कहती हैं कि आप कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं वो मीट करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ तो कंडीशनल ऑफर लेटर में आइल्स लिखा हुआ आएगा। अब कंडीशनल ऑफर लेटर की बेस पर भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें अपनी स्पॉट सिक्योर करना, यूनिवर्सिटी के साथ एडमिशन, ये सबसे अहम काम है। अब वो किस तरीके से होता है, उसके लिए ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होती है। आपको एसओपी में बताना, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं हम, या जैसे पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, ये सारी आपके बारे में होती है कि हु यू आर एक्चुअली, आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं, ये डिग्री आपको कैसे हेल्प करेगी, आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या हैं। आपने ये सब कुछ यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन करना है। और जब आप यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट ले लेंगे, लाइक वो गो अहेड देती हैं, आपको ग्रीन फ्लैग देती हैं, तो इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप अवॉर्डिंग बॉडी के साथ। अच्छा, यानी हर स्टूडेंट जो है वो किसी भी प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसका क्राइटेरिया जो जिसका मेरिट हम कहते हैं या कंपटीशन कह लें, वो बहुत स्टिफ है। फॉर एग्जांपल हम चिढ़ने की बात करते हैं तो पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। और टोटल स्कॉलरशिप जो अवार्ड होता है, तकरीबन 3000 लोग इसको अप्लाई करते हैं और 30 to 40 लोगों को ये अवार्ड होता है। बिल्कुल। तो आप इसका कंपटीशन देख सकते हैं कि ये कितना स्टिफ है इसको कम्पीट करना। अप्लाई आपने करने से पहले कोई एग्जाम है जो यहाँ पास करना है, या आपने वहां जाके कोई एग्जाम है वो पास करना है यूनिवर्सिटी का? अच्छा, आपने एग्जाम नहीं पास करना होता जनरली, क्योंकि वो तो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड पे आपको प्लेसमेंट देते हैं, या आपकी पर्सनल स्टेटमेंट देखते हैं, आपकी को करिकुलर देखते हैं, लीडरशिप स्किल्स देखते हैं। एग्जाम या एंट्री टेस्ट इसमें जनरली रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अब कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें ये बात बिल्कुल सही है कि टेस्ट हो सकता है। इसमें स्टाइपेंडियम की हम बात करते हैं। स्टाइपेंडियम में ये है कि आपका टेस्ट कंडक्ट होता है और वो एचईसी उसका टेस्ट कंडक्ट करती है और फिर उसका यूनिवर्सिटी भी टेस्ट ले रही होती है। तो इस तरह से ये वेरी करता है कि हम किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने देखा है यहाँ भी क्लासेस होती हैं आपके यहाँ, वो कौन सी क्लासेस होती हैं और क्या वो हेल्पफुल हैं जो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं? उसमें एक तो ये कि हम लोग आइल्स के लिए, आइल्स और टोफल के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं और वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चों के लिए बाहर जाने के लिए, क्योंकि हम एक लाइक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज इनफैक्ट। तो उनका क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज का ये कि आपने आइल्स किया हो या पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश किया हो या टोफल किया हो। एक तो हम इन सारों को प्रिपेयर करवाते हैं, तो उसमें स्टूडेंट को ऑफ कोर्स एक बड़ी असिस्टेंस मिल जाती है। और उसके अलावा जो हमने पर्सनल स्टेटमेंट की बात की थी, उसमें भी हम हेल्प आउट करते हैं। प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर करवाते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आता है, जो कि बड़ा क्रूशियल है, यूके की सूरत में यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू करती हैं, अमेरिका में भी कर रही होती हैं। अगर आपके इंटरव्यू आते हैं तो इंटरव्यू को क्लियर कैसे करना है, आपने उसमें क्या बातें बतानी है, अपने प्रोफाइल को बिल्ड कैसे करना है। कई दफा हमें बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं या जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियल तो होता है, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। फर्ज करें हम एक बात ही कह सकते हैं कि हमने ये एक एक्टिविटी की, लेकिन अगर हम उसको ये कहें कि हमने ये एक एक्टिविटी की और इसका ये इम्पैक्ट आया, तो ऑफ कोर्स उससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। और आप इस डिग्री में क्यों जा रहे हैं, ये कैसे रिलेट करती है आपकी प्रीवियस एकेडमिक्स के साथ। बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं है कि अगर आपने एक फील्ड चूज की हुई है अंडर ग्रेड में और आप पोस्ट ग्रेड में बिल्कुल ही डाइवर्सिफाई कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक रेड फ्लैग हो जाता है यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आपने बिल्ड करना होता है अपने प्रोफाइल को। ये भी बताना स्टूडेंट को बड़ा जरूरी है कि बाहर जाने से पहले एचईसी या कोई डिपार्टमेंट या कोई इदारा हमसे कोई बाउंड भरवाता है। जी अच्छा, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में ये होता है कि आपको बॉन्ड साइन करना होता है। जैसे आप फुल ब्राइट में भी जा रहे हैं तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन यही है कि आपने वो स्कॉलरशिप लेके एक्सपोजर लेना है, क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर हो जाएगा, एकेडमिक एक्सपीरियंस हो जाएगा, और वो करके आपने फिर पाकिस्तान वापस आना है, लाजमी वापस आना है। स्कॉलरशिप के लिए अगर तो आपका, मैं स्टूडेंट को ये बात बताना चाहूंगा कि अगर तो आपका पर्पज है फॉरेन स्टडीज को लेके कि आपने वहां सेटल होना है, तब फुली फंडेड स्कॉलरशिप कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके लिए। उस सूरत में हमें ये करना चाहिए कि हम वो कंट्रीज ले लें जिनका बजट कम हो
बट वो आपको आगे सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, एक एवरेज स्टूडेंट मतलब दरमियाने दर्जे का जिसका घर से ताल्लुक है, कितना बजट इन कैश इन हैंड एटलीस्ट उसके पास हो तो उसको ये ख्वाब देखना चाहिए? अच्छा, अगर इसमें क्योंकि जैसे मैंने बात की कि बहुत सारे स्टडी डेस्टिनेशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं और हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। अब स्टार्ट करने के लिए तो ये कि अगर किसी के पास 12 to 14 lakhs भी है तो वो यूरोपियन कंट्री को टारगेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल बुल्गारिया इज वन ऑप्शन कि आप अगर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में चले जाएं तो आप कम पैसों में जा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं हमने शेंजन जोन में जाना है। शेंजन जोन में अगर आपने हंगरी जाना है तो आपको तकरीबन 24 लाख रुपीस एटलीस्ट रिक्वायर्ड होंगी। फिर इसको और अगर हम बिल्ड करें तो जो हमारे टॉप टियर डेस्टिनेशंस हैं वो यूके और ऑस्ट्रेलिया हैं। अगर यूके और ऑस्ट्रेलिया को कोई स्टूडेंट इंस्पायर करता है तो उसका बजट 40 to 45 लाख का होना चाहिए। और लास्टली हम आ जाते हैं कनाडा के ऊपर कि कनाडा का सबसे बेस्ट जगह है कनाडा जाने के लिए, लेकिन इसका बजट भी सबसे हाई है। तो अगर आप कनाडा को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास 70 to 80 लाख रुपीस होने चाहिए एटलीस्ट। तो ये इसकी बजटिंग है कि आपको कुछ ना कुछ बजट एलोकेट करना होता है फॉरेन स्टडीज को लेके। और ये मैं इसको बिल्कुल आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप पाकिस्तान में भी एक प्लान करते हैं, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ बजट जरूर एलोकेट करते हैं। आप फैमिली से लेते हैं या तो आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर करते हैं या आप कोई पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं, वो आपको हेल्प आउट कर रही होती है अपनी फी को इकट्ठा करने के लिए। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हम जब ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा 1 रुपया ना लगे और हम डिग्री भी ले आए, हम सेटल भी हो जाएं, तो वो एक बहुत ज्यादा आइडियल सिनेरियो नहीं है। अच्छा जी, वीजा ये भी एक बड़ा मेन इसमें काम है ना जी। वीजा कब लगता है और उसके लिए एक स्टूडेंट ने क्या करना है पासपोर्ट बनाने के अलावा? अच्छा, इसमें दो चीजें, एक तो ये कि एक तो हम ये बात करते हैं कि जैसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अगर कोई जा रहा है तो उसमें तो एम्बेसीज को ये पता होता है कि सारी फंडिंग जो है वो स्कॉलरशिप अवॉर्डिंग बॉडी दे रही है। बट अगर कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे नहीं जा रहा, नॉर्मल वे से जा रहा है, जैसे कोई यूके मास्टर्स करने जाता है ताकि वो कहता है कि मैं 1 साल की डिग्री करूं और मुझे 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिले उसके बाद और मैं सेटल हो जाऊं, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो अलग होंगी। उसमें आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट्स वगैरह फुलफिल करनी होंगी। यूनिवर्सिटी एंड पे भी जिसमें वो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, लाइक आपका स्पॉन्सर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी फी का कितने परसेंटेज आया हुआ है, फिर प्रूफ ऑफ इनकम क्या है जो आपके स्पॉन्सर है। ठीक है। और उसमें जो स्पॉन्सर आपके वो इमीडिएट पेरेंट्स होने चाहिए, वो आपके फादर मदर हो सकते हैं या बहन भाई उस सूरत में हो सकते हैं अगर माँ बाप हयात ना हो तो। अदरवाइज आपको ये कि या फिर स्टूडेंट के अपने अकाउंट में पैसे हो सकते हैं, बट उस सूरत में भी उसको सोर्स ऑफ फंड जरूर बताना होगा। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि आप ना आए, वो चाहते हैं कि आप आए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अगर आप लेजिटिमेट स्टूडेंट हैं सिर्फ तब आप वहां पे आए, कि आप वहां पे आके अपनी डिग्री पूरी करें। डिग्री पूरी करने के बाद हर कंट्री ने अपनी, जैसे यूएस की हमने यूके की बात की कि 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उन्होंने रखा हुआ है, इसी तरह से हंगरी आपको 1 ईयर का जॉब सर्च वीजा दे देता है। तो अगर तो वो ये कंट्रीज चाहें कि आप सेटल ही ना हो वहां पे तो ये ऑप्शंस कभी भी ना रखें। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो सारा इवेलुएट करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वो ये देखते हैं कि आया आपके पास अमाउंट है यूके आके अपना लिविंग एक्सपेंस बियर करने की, या आप ये तो नहीं करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी पीयर ही ना हो और आप फुल टाइम काम करने लग जाएं, आप इलीगल हो जाएं। तो यूजुअली ये जो बड़े कंट्रीज हैं इन्होंने अवॉइड करना होता है इसको, जिसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने अभी जैसे डिस्कस किए। लास्टली सर, स्पेसिफिकली जो मुझे फरमाइश की गई, एमफिल के बाद कुछ स्टूडेंट जो पीएचडी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आप जनरली जो अपने एक्सपीरियंस से उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं वो लाजमी बताइए। अच्छा, इसमें जाहिर है हर एक का ख्वाब पाकिस्तान में यही है कि एमफिल करना है और उसके बाद पीएचडी में चले जाना है, लेकिन पीएचडी में जाना एक तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है, ये बड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे अगर आपने फर्ज करें यूके में मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो हम आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, आपको प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
बट पीएचडी में ये होता है कि आपने जो भी आपकी चूजन यूनिवर्सिटी है उसका सुपरवाइजर को यानी प्रोफेसर को आपने एक रिसर्च प्रपोजल देना है कि मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ। आके रिसर्च प्रपोजल के बाद वो आपको अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा, तब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि उनको अपने रिसर्च प्रपोजल पे काम करने की जरूरत है, वो उनका स्ट्रांग होना चाहिए और उनको अपना प्रोफाइल बिल्ड करने की जरूरत है। दूसरा इसका एक जो क्विक वर्क अराउंड हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप मास्टर्स डिग्री में चले जाएं, क्योंकि मास्टर्स बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। अच्छा, जब आप मास्टर्स में जाते हैं तो आपकी जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं उनके साथ आप रिसर्च में इंटरेस्ट शो करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोविड की वैक्सीन बनी थी एस्ट्राजेनेका, ये यूके की एक यूनिवर्सिटी में बनी है। तो इसके लिए जब ये एस्ट्राजेनेका बन रही थी तो उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रांट आई होगी। उस ग्रांट से कौन कौन मुस्तफीद होंगे? जो उस रिसर्च प्रोसेस का पार्ट थे। उसमें पीएचडी के स्टूडेंट्स भी थे, उसमें फेलोज भी थे, उसमें उनके प्रोफेसर्स भी थे। तो जितने ये सुपरवाइजर्स होते हैं आपके, इनके पास रिसर्च ग्रांट्स होती हैं। तो उसको लेने के लिए अगर आप मास्टर्स में भी चले जाते हैं अपना प्रोसेस फास्ट करने के लिए, और आप जाके उनके साथ वॉलंटियरिंग करते हैं, आप रिसर्च में अच्छा अपना प्रोफाइल शो करते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, तब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो पीएचडी में आपको इंडक्ट कर लेते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया से ये समझने की बात है, हम कई दफा ये समझते हैं कि अगर हमारा 4 CGP है, 3.9 CGP है तो हम दुनिया में सबसे बेस्ट है। तो आप अगर खाली यही देख लें कि आपके पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और उनमें कितने ग्रेजुएट्स हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन है, फिर पूरी दुनिया में कितने लोग हैं। अगर आप पीएचडी के लिए लिख रहे हैं तो कोई और भी लिख रहा है। फिर रिसर्च पब्लिकेशंस पे काम करना होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कितनी पब्लिकेशंस आई हैं। ये सारी आपकी प्रोफाइल बिल्ड करती हैं चीजें। स्टूडेंट्स, अगर कोई जवाब जो मैं सवाल बिलाल साहब से नहीं कर सका वो आपने मुझसे करना है। बिलाल साहब का नंबर स्क्रीन पे पहले की तरह अब भी होगा। बिलाल भाई आपसे फोन कर सकते हैं। पहले भी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने आपको फोन किया है, तो अपना यानी तंग तो नहीं होगा। तो आपने हेजिटेट नहीं करना, डायरेक्ट बिलाल भाई का नंबर मैं छोड़ूंगा स्क्रीन के ऊपर। आपने कोई सवाल ऐसा जो मैं नहीं कर सका और वो जवाब आपको चाहिए तो आपने कर लेना। थैंक यू वेरी मच।